ओके, स्वागत है एक बार फिर से आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की क्लास में। हमने लास्ट लेक्चर यहाँ पे क्लोज किया था, लिमिटेशन ऑन अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। हमने पहले ही देखा था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी अमेंडेड बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग, दैट मे बी एजीएम और ईजीएम। अब हमें ये देखना है कि कब कब ऐसा होगा कि जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके भी हम अपने आर्टिकल को अमेंड ही नहीं कर पाएंगे। कंपनी लॉ ने क्या लिमिटेशन डाली है? सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि नो अल्टरेशन शैल गो बियॉन्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनी लॉ। इट मीन्स कि जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाते हैं तभी ये कह देते हैं कि आर्टिकल इसके नीचे होगा, कंपनी एक्ट के भी नीचे होगा। तो अब बाय वे ऑफ अल्टरेशन आप आर्टिकल में ऐसा प्रोविजन नहीं बना सकते जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्रॉस ओवर करता हुआ उसके ऊपर चला जाए। सेकेंड इज नॉट टू बी इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट। ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी एक्ट के नीचे ही होता है, तो अल्टरेशन करके भी आप कोई प्रोविजन ऐसा नहीं बना सकते जो कंपनी एक्ट के बियॉन्ड जाए। ऑफ कोर्स नॉट टू इंक्लूड एनीथिंग इलीगल। कंपनी आप इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बना सकते। आर्टिकल में भी आप कोई ऐसा तरीका नहीं रख सकते कि जिसमें ये महसूस हो कि आप कुछ इलीगल काम करने जा रहे हैं। चौथी अल्टरेशन है इट मस्ट बी बोना फाइडे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, अभी आप देखिएगा। देन एग्रीमेंट इन राइटिंग बाय मेंबर फॉर इंक्रीजिंग लायबिलिटी। मैंने आपको मेमोरेंडम के चैप्टर में बताया था कि हम लायबिलिटी को कैसे अल्टर करते हैं। उसी टाइम पे ये बताया था कि लायबिलिटी को चेंज करने का जो क्लॉज है मेमोरेंडम में, उससे रिलेटेड एक क्लॉज आर्टिकल में भी रहता है। तो जब हम आर्टिकल के अमेंडमेंट की बात करेंगे तो मेंबर्स की लायबिलिटी कैसे चेंज होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज के आर्टिकल में, आज के अपने लेक्चर में हम अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी, इसकी भी बात करने वाले हैं। अब जरा आगे चलते हैं। जब आप आर्टिकल को इस तरह से अमेंड करते हैं कि किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की भी जरूरत होती है। एंड देन नो अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल शैल जस्टिफाई एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और बाद में कंपनी ने उसको तोड़ दिया और कंपनी अपने आर्टिकल को अमेंड कर दे, तो क्या वो ये कह सकती कि जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच था उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है? नहीं, ऐसा कंपनी नहीं कह सकती। हम देखेंगे, इसको भी देखेंगे। और फिर नो अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल शैल बी ए फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी बाय मेजॉरिटी। हु आर दीज माइनॉरिटी पीपल? माइनॉरिटी पीपल का मतलब क्या होता है? देखो, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, 75% आपको वोटिंग चाहिए, 25% मान लो उसके अगेंस्ट में वोट करते हैं, तब भी आपका अल्टरेशन तो हो जाएगा। लेकिन अल्टरेशन इस तरह से नहीं होगा कि जो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं आपके, उनके ऊपर आप कोई दबाव बना दो। ये 75% लोग मिल करके इन 25% लोगों के ऊपर कोई दबाव बना लें, कोई ऑपरेशन का काम कर दें, कोई गलत काम कर दें। और फिर नो आर्टिकल शैल बी अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट। इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक केस हुआ था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में, इसको भी हम आगे के लेक्चर में आज देखने वाले हैं। एंड नो कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल। देखिए, आपको बताया था एक बार कंपनी की कैपिटल आ जाती है तो वो वाइंडिंग अप में वापस होती है इक्विटी शेयर कैपिटल। जहाँ तक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात है, हाँ, उनके रिडम्पशन का एक टाइम होता है, तो जब वो रिडीम होगा 5 साल 6 साल के बाद, तब आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल एक बार आ गई तो उसके कैंसिलेशन का कोई प्रोविजन आप आर्टिकल में नहीं डाल सकते। अब आगे चलते हैं।
एक एक को डिस्कस करते हैं। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल शैल नॉट बी बियॉन्ड MOA एंड कंपनी एक्ट। इस पॉइंट में बड़ा सिंपल मुझे कहना है, और वो ये कहना है कि भाई कंपनी एक्ट के बियॉन्ड आपको जाना ही नहीं है, मेमोरेंडम के बियॉन्ड आपको जाना ही नहीं है। तो अगर मान लो आपने जनरल मीटिंग बुलाई, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया और ऐसा प्रोविजन डाल दिया जिससे कि आर्टिकल का वो प्रोविजन मेमोरेंडम की पावर के बियॉन्ड जा रहा है, एक्ट की पावर के बियॉन्ड जा रहा है, तो इस तरह का प्रोविजन जो आपने अल्टर किया है वो इफेक्टिव ही नहीं होगा। एंड इन केस ऑफ एनी क्लैश बिटवीन प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम शैल प्रिवेल। इट मींस मेमोरेंडम में जो भी पावर लिखी हुई है उनकी सुप्रीमेसी को आर्टिकल चैलेंज नहीं कर सकता। आप ओरिजिनल आर्टिकल में भी ऐसा चैलेंजिंग प्रोविजन नहीं बना सकते। आर्टिकल आपका बन गया, कंपनी आपकी बन गई, उसके बाद आपने जनरल मीटिंग बुला ली और सोचा अब अल्टरेशन ऐसा कर देते हैं कि आर्टिकल मेमोरेंडम के बियॉन्ड चला जाए, एक्ट के बियॉन्ड चला जाए, तो जाएगा ही नहीं। अगली स्लाइड पे आते हैं। नो अल्टरेशन शैल बी इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट। ये वही चीज है कि जो चीज के बारे में एक्ट में लिमिटेशन लगी हुई है, आप अपने आर्टिकल को चेंज करके उन लिमिटेशन को सुपरसीड नहीं कर सकते। आर्टिकल एक्ट के विरोध में नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो क्या होगा, यहां आपको दिखेगा। Alteration of article must not be against the company act, however। अब लग गया क्या, however। अब जहां भी however लगता है, आपको पता है कि कानून की धारा थोड़ी सी मुड़ती है। तो पहले तो कह दिया गया कि अल्टरेशन करके आप एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, एक्ट के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन एक आपको याद होगा, the article may impose tougher conditions than those provided by the act। The article may impose tougher conditions than those provided by the act। आपको याद आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सेक्शन 5 इंट्रेंचमेंट, जो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक्ट के बियॉन्ड जाने की इतनी ही परमिशन है कि किसी काम के लिए कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, आप अपने आर्टिकल में लिख दीजिए कि हम उस काम के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, वो तो चलेगा। लेकिन अगर एक्ट में किसी काम के लिए लिखा है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने को, और आप कहते हैं कि नहीं हम अपने आर्टिकल को अमेंड करेंगे और बोलेंगे कि उसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना उस काम के लिए, वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो ऊपर कवर हो जाएगा। और अगर आपने ऐसा अल्टरेशन कर भी दिया, if provisions of AOA are inconsistent with the act, then such provision is void, ineffective हो जाएगा। मान लीजिए आपने ऐसा कोई अल्टरेशन किया है या आर्टिकल में आपके ऐसा कोई प्रोविजन है जो कंपनी एक्ट के बियॉन्ड है, तो फिर बाद में मान लीजिए आरओसी की नज़र से छूट गया, उन्होंने आर्टिकल अप्रूव कर दिया, तो जब आप वो वाला काम करने आएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, वायड। वायड का मतलब ये है कानून की नजर में इनइफेक्टिव। अब जरा आगे आते हैं, एक केस लॉ पे चलते हैं। MR कामत वर्सेस कैनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन। According to the Company Act, the Act cannot contain the AOA cannot contain a provision to expel a member, but this banking company passed a resolution to authorize directors to expel a member and transfer his share in the name to another member। अब क्या हुआ इस केस में, जरा से देखने की कोशिश करेंगे क्या हुआ इस केस में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रोविजन नहीं हो सकता कि ये मेंबर M1 बदमाशी कर रहा है हम इसको निकाल देते हैं। एक मान लीजिए आदमी है जिसने आपकी कंपनी का शेयर ले लिया और बाद में आप कह रहे हैं कि नहीं हम इसको निकाल दे रहे हैं, मेंबरशिप से ही निकाल दे रहे हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रोविजन नहीं हो सकता। इस कंपनी ने क्या किया, जनरल मीटिंग बुलाई, एक रिजोल्यूशन पास किया कि मिस्टर M1 को हम निकाल देते हैं और M1 के जितने भी शेयर हैं हम M2 को ट्रांसफर कर देते हैं। जबरदस्ती डायरेक्टर्स को पावर दे दी
कि डायरेक्टर जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो सवाल उठा कि क्या ऐसा प्रोविजन जायज है? मद्रास हाई कोर्ट ने कहा क्या? कोर्ट हेल्ड दैट द रिजोल्यूशन इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड देयरफॉर द एक्सपल्शन ऑफ मेंबर एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर बोथ आर वायड। उस M1 के हितों की सुरक्षा करने को मद्रास हाई कोर्ट आगे आ गया। उन्होंने ये कहा कि जब कंपनी एक्ट ने ऐसा प्रोविजन नहीं बनाया है कि आप किसी मेंबर को निकाल दो, मेंबर जब चाहेगा अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर करेगा। अब आपने रिजोल्यूशन पास कर दिया, उसको निकाल दिया। अब देखो ना केस में क्या हुआ। केस में इन्होंने यही कहा, बैंकिंग कंपनी पास्ड a resolution to authorize the director to expel a member and transfer his share in the name of another member। कोर्ट ने कहा, मद्रास हाई कोर्ट सामने आया उस मेंबर के हितों की सुरक्षा करने के लिए, और कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ये दोनों जो काम आपने किए हैं ना, मेंबर को निकालने वाला और उसके शेयर को जब्त करके किसी दूसरे को ट्रांसफर करने वाला, ये दो के दोनों काम कंपनी लॉ की नजर में वायर्ड है। तो आपका अल्टरेशन जो आपने किया, जो रिजोल्यूशन पास किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर देने वाला, वही वायर्ड हो गया। आगे चलते हैं। अल्टरेशन बोना फाइडे एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल कंपनी। बोना फाइडे का क्या मतलब होता है, ये आप देखिए जरा। Alteration of article should be done bona fide, that is in good faith, and article must be amended in such a way that the amendment is beneficial for the whole company। यहाँ पे whole बड़ा कीवर्ड है, whole company and not only for a class or section of the company। पूरी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। रिजोल्यूशन तो 75% लोग ही पास करेंगे, लेकिन वो बेनिफिशियल पूरी कंपनी के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ खास लोगों का बेनिफिट हो और बाकी लोग उससे वंचित रह जाएं, ऐसा नहीं आपको करना है। इसमें एक मेजर केस हुआ, एलन वर्सेस गोल्ड रीफ्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका, 1900 में एक केस हुआ। अब जरा इस केस को समझने की कोशिश करते हैं कि एलन वर्सेस गोल्ड रीफ ऑफ वेस्ट अफ्रीका के केस में आखिर हुआ क्या था। देखिएगा क्या हुआ था इस केस में। एलन वर्सेस गोल्ड रीफ ऑफ वेस्ट अफ्रीका, 1900 का केस है, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ क्या था? एलन was a shareholder in this company. Is that right? Then Alan died. अब बताइए डेथ होने के बाद क्या होगा? ये जो शेयर थे ये किसके पास आ गए? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एलन के पास आ गए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एलन के पास आ गए। बहुत इंटरेस्टिंग केस है, समझिएगा ध्यान से। इसमें दो एस्पेक्ट शामिल हैं कि बेनिफिशियल फॉर दी होल कंपनी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दूसरा क्या, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एलन के पास शेयर्स आ गए और काम चलने लगा। थोड़े टाइम के बाद कंपनी ने अपनी जनरल मीटिंग बुलाई। जनरल मीटिंग बुला करके उन्होंने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंडेड
और अमेंड करके क्या किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज empowered to direct any shareholder to transfer or not to transfer shares. This was a simple resolution जिसमें उन्होंने ये कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम ये पावर दे रहे हैं कि वो किसी भी शेयर होल्डर को डायरेक्शन दे सके कि आप अपना शेयर ट्रांसफर करिए या ना करिए, या अगर आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया है तो हम उसकी इजाजत देंगे या नहीं देंगे, ये पूरी पावर बोर्ड को दे दी। अब केस इसी पॉइंट पे हुआ कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एलन ने इनके खिलाफ केस कर दिया। केस कर दिया क्या कि अल्टरेशन इज वायर्ड। क्यों वायर्ड? न्यू शेयर होल्डर्स may follow this but not old shareholders। उन्होंने देखे कहा क्या कि भाई नए शेयर होल्डर्स के लिए ये अल्टरेशन इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन पुराने जो शेयर होल्डर हैं दे विल कंटिन्यू टू बी गाइडेड बाय द ओल्ड प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इफेक्टिवली इट मींस द लीगल representatives of Ellen argued that we are malik of our marji to transfer our shares to anyone or not to transfer our shares। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, ये नए शेयर होल्डर्स के लिए इफेक्टेड होगा। ये उन्होंने कोर्ट में आर्गुमेंट लिया। अब जब कोर्ट में आर्गुमेंट चला तो क्या चला? द लीगल representative of Gold Reef of West Africa, the lawyer of Gold Reef of West Africa argued that sir, the basic definition of article of association says that article means the article as originally registered or as altered from time to time, and the effect of alteration of article is this, that amended article replaces the original article, and therefore every member, be it old member, be it new member, will be bound by the provisions of amended article। उनका ये कहना था कि भाई हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, आर्टिकल को अमेंड किया, उसको आरओसी ने अप्रूव किया, तो अब सारे मेंबर चाहे वो नए हों चाहे पुराने हों, वो नए आर्टिकल्स का पालन करने के लिए बाध्य हैं। अच्छा, अब आप देखो यहीं पे क्या छिपा हुआ था इन लोगों का, जो एलन वाले लोग थे, इनका ये कहना था कि सर ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, बैक डेट से किया गया अमेंडमेंट है, क्योंकि ये हमें भी प्रभावित कर रहा है। वी आर ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड बाय दिस। ये इनको करना है तो ये नए लोगों के लिए कर ले। हमने तो पुराना वाला आर्टिकल देख के शेयर खरीदा था, एलन ने तो पुराना वाला आर्टिकल देख के शेयर खरीदा था, तो अब हमारे ऊपर ये बाउंडेशन लगनी नहीं चाहिए। अरे लगनी नहीं चाहिए। ये आदमी क्या कह रहा था कि सर वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से इजाजत दे दीजिए। अब देखिए यहां पे जो विनिंग आर्गुमेंट था वो क्या था, समझिएगा विनिंग आर्गुमेंट क्या था। जो इस लॉयर का मुख्य रूप से कहना था गोल्ड रीफ ऑफ वेस्ट अफ्रीका का, उसने तर्क ये दिया कि सर दिस अमेंडमेंट इज बोना फाइडे फॉर बेनिफिट ऑफ होल कंपनी।
ये पूरी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। अब देखिए ये कैसे साबित होगा कि पूरी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। उस लॉयर का ये कहना था कि सर जब ये प्रोविजन हमारे पास नहीं था, इसका मतलब क्या था, किसी भी शेयर होल्डर को किसी को भी अपना शेयर ट्रांसफर करने की इजाजत है, वो जिसको चाहे उसको ट्रांसफर कर दे और हम कुछ नहीं कर सकते। हमने ये किया किस लिए है, हमने मिस्टर एलन को टारगेट करने के लिए नहीं किया, पहली बात तो ये जान लीजिए, हमने गुड फेथ में किया है। अब बताते हैं कि ये पूरी कंपनी के लिए बेनिफिशियल क्यों है। कंपनी के केस में आप जानते होंगे कि जिसके पास जितने शेयर होंगे वो उतना ही कंपनी की पॉलिसी को अफेक्ट करने की पोजीशन में होगा। इस कंपनी के लॉयर ने ये कहा कि सर जब ये प्रोविजन हमारे पास नहीं है तो कल को अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर अपने आधे से ज्यादा शेयर अपनी मर्जी से किसी एंटी सोशल एलिमेंट को ट्रांसफर कर दें तो क्या होगा। प्लस कंपनी के केस में एक बैकडोर हमला होता है, लोग किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद ले और अगले दिन उस कंपनी के ऑफिस में जाके बैठ जाएं कि अब तो ये कंपनी हमारी है। कंपनी एक्ट की लैंग्वेज में इसको कहते हैं होस्टाइल टेक ओवर। बिना कंपनी की मर्जी के आपने शेयर्स ले लिए और कल से कंपनी में आपके डायरेक्टर्स बैठेंगे, क्योंकि 51% शेयर 50% से शेयर अगर आपके ज्यादा हो जाए तो फिर आप उस कंपनी की पॉलिसी वगैरह को कंट्रोल करने की पोजीशन में है ही है। होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी में भी आपको बताया था कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर ले ले, बस कमाल हो गया, एक होल्डिंग बन गई, दूसरी सब्सिडी हो गई। सब्सिडी होल्डिंग के डायरेक्शन पे काम करने को मजबूर है। तो एलन वर्सेस गोल्ड रीफ ऑफ वेस्ट अफ्रीका में जो विनिंग आर्गुमेंट था वो ये था कि सर दिस हैज बीन डन टू प्रोटेक्ट आवर कंपनी फ्रॉम एनी पॉसिबल होस्टाइल टेक ओवर। जज साहब इंप्रेस्ड हो गए। जज साहब ने कहा हाँ ये आर्गुमेंट तो सही है, मतलब तुमने एलन को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को टारगेट नहीं किया। जाओ बच्चों खुश रहो, ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट भी अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि ये पूरी कंपनी के बेनिफिट के लिए किया गया है। तो आपने देखा रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट वैसे तो अलाउड नहीं होता, लेकिन अगर ये बोनाफाइडे किया जाए, किसी खास वर्ग को टारगेट करके ना किया जाए, तो कोर्ट उसको अलाउ कर देता है। लेकिन ये कि आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इज वेरी रेयर, क्योंकि आपको पता है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा। इस केस में यही किया कि गोल्ड रीफ ऑफ वेस्ट अफ्रीका को अपने इस अमेंडमेंट को जारी रखने की इजाजत मिल गई। अब अगले पे आते हैं, अगले प्रोविजन पे आते हैं। जब अगले प्रोविजन पे हम आएंगे तो हम ये करने की कोशिश करेंगे, अल्टरेशन शुड नॉट बी ए फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी बाय मेजॉरिटी। ये भी अभी आपको लिमिटेशन में बताया था कि अल्टरेशन करके आप ऐसा काम नहीं कर सकते कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है, आपके जो मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स हैं वो उनको दबा दें माइनॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स को, ऐसा आप नहीं कर सकते। हमारी अगली स्लाइड इसी के बारे में है। Alteration should not be a fraud on minority by majority. Such alteration is not bona fide and it cannot be done. ये नहीं कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो अपनी वोटिंग पावर का फायदा उठा करके कंपनी में जो चाहे वो करते रहें और बेचारा जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है वो उछल के रह जाए कि लो जी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो माइनॉरिटी वाले शेयर होल्डर हैं वो आपकी वोटिंग पावर के सामने हमेशा दबे रहेंगे। इट कैन नॉट बी डन, बट minority shareholder shall have to prove that look sir, it is a fraud on us, कंपनी गलत काम कर रही है। तो देखिए इसमें दोनों पहलू हैं। एक तो ये है कि भाई अल्ट्रेशन तो मेजॉरिटी से ही होगा, 75% की वोटिंग पावर से ही होगा, लेकिन ऐसा अल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए जो माइनॉरिटी के ऊपर फ्रॉडुलेंट हो। तो फ्रॉडुलेंट है या नहीं है ये किसको प्रूव करना पड़ेगा? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रूव करना पड़ेगा कि सर लोग इट इज ए फ्रॉड। अब मतलब ये धमाका किसको करना पड़ेगा? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, कि भैया ये तो हमारे ऊपर फ्रॉड कर रहे हो तुम, इस पे तो हम तुमको माफ नहीं करने वाले हैं। तो अब इसमें केस लॉ कौन सा हुआ? माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी। ब्राउन वर्सेस ब्रिटिश एब्रेसिव व्हील कंपनी। पहले तो इसके फैक्ट्स पढ़िए क्या है। The company altered its article to include a provision that upon the request of, ये बड़ा कीवर्ड है, upon the request of holders of 90% of share capital, other shareholders, meaning thereby जो 10% बचे, shall be bound to sell his share to the nominee of such shareholder at a fair value। अब देखिए ये क्या बात है कि 90% शेयर होल्डर्स किसी कंपनी के मिल करके 10% शेयर होल्डर से कहते हैं कि भैया हम जिसको कह रहे हैं तुम उसको अपने शेयर ट्रांसफर कर दो, और कितने में ट्रांसफर करोगे ये भी हम बताएंगे, कितने में ट्रांसफर करोगे ये भी हम ही बताएंगे। The above alteration was held as invalid as it amounted to oppression। ऑपरेशन का मतलब होता है अधिकारों का दमन करना। as it amounted to oppression of minority by majority shareholders। सिंपल सी बात है। अब इस केस में हुआ क्या, जरा सा ये देखने की कोशिश करेंगे। इस केस में क्या हुआ? ब्राउन वर्सेस ब्रिटिश एब्रेसिव व्हील कंपनी। मिस्टर ब्राउन 2% के शेयर होल्डर थे, इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 2% होल्ड कर रहे थे, और बाकी D1, D2, D3 मिलकर के इसमें 98% होल्ड कर रहे थे। और मैंने D1, D2, D3 इसलिए लिखा क्योंकि ये तीन जो शेयर होल्डर थे ये इस कंपनी के डायरेक्टर भी थे। अब इन्होंने अल्टरेशन कर दिया। अल्टरेशन कर दिया क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर can give direction for transfer at a fair value decided by them। जाहिर सी बात है इनके पास 98% शेयर थे, तो इन्होंने स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास कर दिया। SR पास्ट, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया। जैसे ही इस स्पेशल रिजोल्यूशन के पास होने की खबर ब्राउन को मिली, मिस्टर ब्राउन क्या हो गया? सीधा सीधा रेड, गुस्से से लाल। अरे ये क्या, मैं 2% का शेयर होल्डर हूं तो क्या करोगे? तुम्हारी डायरेक्शन चलेगी। अब देखिए इस कंपनी ने अभी पिछले वाले केस का एग्जांपल ही लिया। कौन से केस का? जो भी आपको बताया था, एलन वर्सेस गोल्ड रीफ ऑफ वेस्ट अफ्रीका का, उसी का एग्जांपल लिया कि जब वो कर सकते तो हम भी कर लें। अब ब्राउन तो साहब रेड हो गया, पहुंच गया कोर्ट में।
केस बना ब्राउन वर्सेस ब्रिटिश एब्रेसिव व्हील कंपनी का, पहुंच गया कोर्ट में। अब उसने क्या बोला कि दुख सर, दुहाई हो महाराज, ये तो मेरा दमन किया जा रहा है, मेरा ऑपरेशन किया जा रहा है। दीज पीपल आर हैविंग 98% ऑफ शेयर्स एंड दे आर ए ब्रूट मेजॉरिटी। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑपरेसिव एटमॉस्फेयर इन द कंपनी, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है और कुछ नहीं है। उसने क्या कहा कि जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ब्राउन के शेयर भी ये D1, D2, D3 मिलकर के कब्जा करना चाहते हैं। 2% शेयर में भी इन लोगों का मन नहीं भर रहा है, ये चाहते हैं 2% भी मेरे पास आ जाए। इनका जो तरीका है वो यही है, इसलिए ये अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली कोर्ट के सामने सवाल क्या था? कोर्ट के सामने सवाल यही था कि क्या ये बोनाफाइडे है और क्या ये होल कंपनी के बेनिफिट में है या नहीं है। बोनाफाइडे है और होल कंपनी के बेनिफिट में है या नहीं है। कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ इतना ही था। तो कोर्ट ने D1, D2, D3 को बुलाया, इधर आओ भाई, सुनो, ये क्या ड्रामा बना रखा है तुम लोगों ने, क्या को अमेंडमेंट कर रहे हो इस तरह से, हैं? तो D1, D2, D3 ने कहा कि सर ये बोनाफाइडे है एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ होल कंपनी। बोला समझाओ इस बात कि तुम ब्राउन को कैसे इस तरह का डायरेक्शन दे रहे हो और क्या कर रहे हो। कोर्ट ने ये पूछा कि देखो बेटा, तुम्हारे पास ये 98% शेयर हैं, बोलो हाँ। डायरेक्टर्स ने कहा हाँ। ब्राउन के पास 2% शेयर हैं, बोलो हाँ। डायरेक्टर्स ने कहा हाँ। अगर ब्राउन ये शेयर 2% किसी मोगैम्बो को भी ट्रांसफर कर दे तो मोगैम्बो तो खुश हो जाएगा, लेकिन ये बताओ कि ये मोगैम्बो तुम्हारा 2% शेयर में क्या बिगाड़ लेगा? क्या ये मोगैम्बो तुमको हटा सकता है? क्या ये मोगैम्बो कंपनी में अपनी मर्जी का डायरेक्टर बिठा सकता है? क्या ये मोगैम्बो तुम्हारी कंपनी का कुछ भी बिगाड़ सकता है, तुम्हारी पॉलिसी चला सकता है? बोले नहीं सर, 2% शेयर में वो क्या कर लेगा। तो बोला अच्छा, तो फिर ये बोनाफाइडे कैसे बोनाफाइडे? और क्या ये मोगैम्बो 2% शेयर देके तुम्हारी कंपनी पे कब्जा कर लेगा? नहीं सर, 2% शेयर पे तो कब्जा नहीं था। तो बोला, कोर्ट ने बोला कि ये होल कंपनी के लिए बेनिफिशियल कैसे? ना तो ये होस्टाइल टेक ओवर की चाल है, ना कंपनी के लिए बोनाफाइडे है। तुम्हारी इंटेंशन यही है, ये बोनाफाइडे नहीं है, ये क्या है? माला फाइडे। तुम लोगों ने जानबूझ के ऐसा अमेंडमेंट किया है कि कल को तुम ब्राउन को डायरेक्शन दे सको कि तुम अपने 2% हमें ट्रांसफर करो या हमारे द्वारा निर्धारित किसी नॉमिनी को ट्रांसफर करो। और तो और वैल्यू तुम बताओगे, वैल्यू तो शेयर मार्केट बताएगा, तुम बताओगे वैल्यू। अच्छा, फिर तो तुम सस्ते में ट्रांसफर करा दोगे। ये कंप्लीटली मालाफाइडे है, बैड इंटेंशन से किया गया अमेंडमेंट है और इसकी इजाजत कंपनी लॉ नहीं दे सकता। तो आपने दो केसेस देखे कि एक जगह तो भाई प्रूव कर लिया कंपनी ने कि ये बोनाफाइडे था और द बेनिफिट ऑफ होल कंपनी था। दूसरी जगह कंपनी नहीं प्रूव कर पाई, ये कुछ और नहीं, वकालत है। अगले केस पे चलते हैं, अगली लिमिटेशन पे चलते हैं, जहां आपको ये बताया जाएगा कि क्या कोई कंपनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अपने आर्टिकल को अमेंड करके बच सकती है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पेनाल्टी से या नहीं बच सकती। क्या लिखा गया? अल्टरेशन नॉट टू जस्टिफाई ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। If a company has committed a breach of contract, then later on
it cannot alter its article to justify such a breach of contract. पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फिर फंस गए तो सोचा आर्टिकल अमेंड कर देते। जैसे किसी कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ था कि भाई हमारी कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी उस पर 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, कंपनी से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो कंपनी ने सोचा अब तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो उन्होंने जनरल मीटिंग बुलाई और आर्टिकल को अमेंड कर दिया कि भाई कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी उस पर 3 डायरेक्टर का साइन होगा। फिर वो जो पर्सन था उसको बुलाया, बोला देखो ऐसा तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पे 2 लोगों के साइन है, ये पढ़ो आर्टिकल, इसमें लिखा है 3 लोगों के साइन होने चाहिए। और सुनो आर्टिकल की डेफिनेशन यही है, आर्टिकल एज ओरिजिनली रजिस्टर्ड और अल्टर्ड। और दूसरी बात, अल्टर्ड आर्टिकल विल रिप्लेस द ओरिजिनल आर्टिकल। तो अब पुराने वाले आर्टिकल में जो 2 डायरेक्टर के साइन वाला प्रोविजन था वो खत्म हो गया, नया वाला आर्टिकल आ गया, कॉन्ट्रैक्ट पे 3 लोगों के साइन होने चाहिए। और ये देखो तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पे 2 ही लोगों के साइन है, इसलिए अब तुम चुपचाप रोते हुए अपने घर चले जाओ। उसने कहा रोते हुए मैं घर नहीं जाऊंगा, रोते हुए आप घर जाएंगे, कोर्ट में हो गया मुकदमा। उसने कहा साहब ये क्या मतलब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करेंगे और बोलेंगे कि ये बोनाफाइडे है और ये बैकडेट से अफेक्टेड होगा। कोर्ट ने इंटरफेयर किया, बोला नहीं, बोला बिल्कुल नहीं, हम कंपनी के चक्कर में थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होने देंगे। आपको बैकडेट से अल्टरेशन करना है तो बोनाफाइडे करिए ना, ये तो मालाफाइडे नियत से आपने किया है, गलत नियत से आप कर रहे हैं, ये अलाउड नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, बहुत देर से हम इंतजार कर रहे हैं। लिमिटेशन ऑन अल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। देखिए पहले तो समझ लीजिए ये है क्या। मैंने आपको बताया था कि कंपनी में कोई भी आदमी शेयर लेगा तो मान लीजिए उसने 10 रुपए का शेयर दिया, क्योंकि आपके शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए, ठीक है। मेमोरेंडम में भी आपने लिखा था कि हमारी कंपनी के 1 लाख शेयर हैं और एक एक शेयर 10 रुपए का है, टोटल हमारी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए है, तो उसने 10 रुपए का एक शेयर ले लिया। अब आपको बताया था लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर का कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि दिस पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू पे ओनली ₹10 टू द कंपनी एंड वंस ही हैज पेड दिस अमाउंट he will no longer be liable to pay anything else to the company। अब इस कंपनी ने क्या किया कि एक जनरल मीटिंग बुलाई और बोला ऐसा है कि जो शेयर कैपिटल क्लॉज है उसको हम अमेंड करके जो शेयर की वैल्यू है वो 10 की बजाय 15 रखेंगे और आर्टिकल में लिख देंगे बोर्ड कैन कॉल एक्स्ट्रा 5 रुपीज। आर्टिकल में हम ये लिख देंगे, जनरल मीटिंग बुलाई, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, मेमोरेंडम भी ऑल्टर किया और आर्टिकल भी ऑल्टर किया। दोनों करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप शेयर कैपिटल क्लॉज में अल्टरेशन करेंगे तो आपको मेमोरेंडम में भी अल्टरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरेंडम का भी कंटेंट है सेक्शन 4 में कैपिटल क्लॉज, और आर्टिकल में अमेंडमेंट करके बोर्ड को पावर देनी पड़ेगी कि बोर्ड एक्स्ट्रा पैसे को मंगा सकता है। इन्होंने कर दिया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया और कर दिया। मतलब जिन लोगों ने 10 रुपए दिए हुए थे उनको कॉल चली गई कि अब आप 15 रुपए दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है। देखिए कंपनी एक्ट ने क्या प्रोविजन बना रखा है। A company can alter, कंपनी can alter, पावर है its articles to increase the liability of its members। पावर है, अल्टरेशन की पावर है। आप अपने शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, बट वेयर इज द लिमिटेशन? नाउ सी वेयर इज द लिमिटेशन।
A company can alter its article to increase the liability of its members only if, कब, only if member gives his consent in writing. और यहां मेंबर का मतलब है कंपनी के सारे एग्जिस्टिंग मेंबर, कंपनी के सारे एग्जिस्टिंग मेंबर। ये स्कूल की फीस बढ़ाने जैसा नहीं है कि एक स्कूल ने 10,000 रुपये महीने की फीस रखी हुई है, फिर उसका जो प्रिंसिपल साहब ने बोल दिया कि ये अगले महीने से सारे बच्चे 15,000 रुपये देंगे ना। यहां बिल्कुल पावर है, मेंबर से पहले पूछना पड़ेगा, उसकी कंसेंट पहले लेनी पड़ेगी कि हाँ वो तैयार है, उससे पूछना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा कि हाँ मुझे आपकी कंपनी से मोहब्बत है और हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, तब आप इसको बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ा सकते। मेंबर अड़ गया कि देखो भैया ऐसा है, हम तो इससे ज्यादा ना दे पाएंगे, तो ना दे पाएंगे, तो ना दे पाएंगे, और नहीं दे पाएंगे तो आपका अमेंडमेंट भी नहीं होगा। उसकी कंसेंट तो चाहिए, बिना उसकी कंसेंट के उसकी लायबिलिटी नहीं बढ़ सकती। क्यों? समझिए जरा इस बात को। आपको जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंट्रोड्यूस किया था तभी बताया था कि बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देयर एग्जिस्ट्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर एंड द कंपनी। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज अमेंडेड देन again free consent of all the parties to the contract are required. If the terms and conditions of any contract is now going to be changed, then free consent of all the parties to that contract is required. वही सिद्धांत यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि भैया अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन अगर मेंबर तैयार हो सजा पाने को तो। अब हमने यहां पर आकर के एक चीज खत्म की है कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जनरल अल्टरेशन कैसे होता है। यहां तक एक टॉपिक खत्म हुआ है। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं कि अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल का स्पेशल अल्टरेशन कैसे होता है। स्पेशल केसेस हम पढ़ेंगे यहां पे। कि भाई स्पेशल अल्टरेशन कैसे हो, कुछ स्पेशल केसेस यहां पे हमको देखने। इधर राइट, ओके। नाउ लेट अस बिगिन। स्पेशल केसेस ऑफ अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। आपकी एक प्राइवेट कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अब आप उसको पब्लिक लिमिटेड बनाना चाहते हैं। आपका बिजनेस बढ़ गया, आप सोचते हैं चलो इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बना सकते हैं। पहले आपने 2 मेंबर से बनाई हुई थी कंपनी, अब आप इसको सोच रहे पब्लिक लिमिटेड बनाएं, तो क्या करना क्या पड़ेगा? करना सर ये पड़ेगा कि अगर आप अपने आर्टिकल को अमेंड कर दें, मेमोरेंडम को अमेंड कर दें, तो ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन सकती है। तो प्रोसीजर क्या होगा? आपको अमेंडमेंट करना है। जनरल मीटिंग, द बोर्ड शैल कॉल AGM और EGM, और जब भी AGM या EGM बुलाई जाती है तो कंपनी के मेंबर्स को 21 दिन पहले नोटिस देनी होती है। उसी की बात यहाँ कर रहे हैं। Board shall prepare the special resolution for amendment and send it to members with notice of the meeting. और ये लाइन क्या है? SR must include removal of restriction under section 2 subclass 68.
क्या है ये? देखिए, जब आप प्राइवेट कंपनी बनाते हैं तो उसके मेंबर कितने होते हैं? 2 से लेकर के 200 ये होते। फिर आप प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में लिखते हैं कि हम कभी भी जनता से पैसा प्रोस्पेक्टस इशू करके नहीं मांगेंगे, हम अपने शेयर आम जनता को इशू नहीं करेंगे। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में लिखी हुई, ये सेक्शन 268 का हिस्सा है। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया भी था। तो जाहिर सी बात है, when you are going to convert a private company into a public company, obviously you will have to amend your article in such a manner that these restriction can be done away with. ये तो खत्म होनी चाहिए ना। तो स्पेशल रिजोल्यूशन में ये लिखा होगा कि प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में जब अपन कन्वर्ट होंगे तो वो जो 268 में रेस्ट्रिक्शन लिखी हुई थी वो भी खत्म होंगी। फिर आप स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करेंगे। ये तो सेक्शन 14 का प्रोविजन है, पास हो गया। इसके बाद आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करेंगे। आपको पता है कैसे सबमिट करना है। तो प्रोसीजर तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई लिमिटेशन वगैरह की बात नहीं है। इसमें सिर्फ यही स्पेशल काम है कि आपको यहाँ प्राइवेट कंपनी की जो रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 में लिखी हुई थी उसको अपने आर्टिकल से रिमूव कर देना है। दूसरी बात आप शायद ये पूछ सकते हैं कि पहले कंपनी का नाम था XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अब कंपनी का नाम होगा XYZ लिमिटेड, तो क्या हमें मेमोरेंडम में नेम का भी अल्टरेशन कराना पड़ेगा? जवाब है ना। देखिए, आपके नाम के अंत में जो प्राइवेट लिमिटेड लगता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम में अंत में जो लिमिटेड वर्ड लगता है, ये आपको कंपनी के कैरेक्टर के मुताबिक अपने आप मिल जाता है। इसके लिए आपको कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो जब XYZ प्राइवेट लिमिटेड बनेगी XYZ लिमिटेड, तो उसके लिए मेमोरेंडम में नाम अमेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके इस अमेंडमेंट को इजाजत मिल जाती है तो आपके नाम के अंत में लिमिटेड वर्ड अपने आप लग जाएगा। अच्छा, अब कुछ और बातें। इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी लेस देन 7, देन कंपनी विल हैव टू इंक्रीज इट टू 7। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए आपने 2, 3, 4 लोगों से प्राइवेट कंपनी बना रखी है, अपनी फैमिली के मेंबर्स को ही ले रखा है, अब पब्लिक में कन्वर्ट होने जा रहे हैं तो 7 लोगों को दिखाना पड़ेगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपको बताया था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। तो अगर आपकी XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 ही डायरेक्टर हैं तो कम से कम उनकी संख्या बढ़ा के 3 करिए, और फिर ROC साहब को सबमिट कर दीजिए कि ये रहे हमारे 7 कम से कम मेंबर, ये रहे हमारे 3 कम से कम डायरेक्टर। अब साहब इसको रजिस्टर्ड कर दीजिए, ROC रजिस्टर्ड कर देंगे, प्रोवाइडेड इट इज नॉट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम एंड एक्ट। ये तो वही पुरानी लाइन है। एन अल्टर्ड आर्टिकल विल रिप्लेस द ओरिजिनल आर्टिकल। ऑब्वियसली जो भी अल्टरेशन होगा वो आपके मेमोरेंडम के हर कॉपी में नोट होगा, और अब आज के बाद आप नया मेमोरेंडम इशू करेंगे और नया आर्टिकल इशू करेंगे। बट ध्यान दीजिएगा, आपकी कंपनी का जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो वही रहेगा, पुराना वाला। आपकी कंपनी का जो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, CIN नंबर, वो भी वही रहेगा जो पुराना वाला है। अब पेनाल्टी। अगर आपने कन्वर्जन के बाद पुराना वाला आर्टिकल इशू किया, पुराना वाला मेमोरेंडम इशू किया, और ROC की नज़र उस पर पड़ गई, ROC की नज़र होती बड़ी तीखी है, ROC की नज़र उस पर पड़ गई, तो फिर 1000 रुपये पर इशू पेनाल्टी है आपके ऊपर। अगर आप ये बियर करने को तैयार हैं तो तैयार हैं। अब एक और स्पेशल अल्टरेशन देखिए, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट होती है। अरे भाई, अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है तो पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट में कन्वर्ट होगी।
लेकिन यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो लिमिटेशन ऑन अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल में हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, फॉर सच अल्टरेशन यू नीड परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो। अब जैसे रिलायंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कल को बोले अंबानी साहब कि नहीं साहब हम तो इनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करेंगे, तो बताइए जो लाखों लाख शेयर होल्डर्स हैं वो कहेंगे अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, अब तो आप अपने मेंबर्स की संख्या को लिमिट करेंगे, 200 ही करेंगे, तो हम आपकी कंपनी के आज भी शेयर होल्डर रहना चाहते हैं, आप तो हमको भगा रहे हैं, तो ये बड़ा बवाल होगा उस टाइम पे। तो जब भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होना चाहती तो स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी स्टेप तो वही पुराने वाले हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कॉल एजीएम और ईजीएम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल प्रिपेयर स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑब्वियसली आप अमेंड करना चाहते हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन डालना ही पड़ेगा, एंड सेंड इट टू मेंबर्स विद नोटिस ऑफ द मीटिंग, स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा आरओसी को। ये तो वही प्रोसेस है जो आप कई बार देख चुके हैं। इसके बाद आपको सरकारी परमिशन चाहिए तो जाना पड़ेगा किसके पास, एनसीएलटी। व्हाट इज दिस एनसीएलटी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, और इसने जो पुराना वाला कंपनी लॉ बोर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया। कंपनीज के केसेस के डिस्प्यूट सबसे पहले यही सुने जाते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, ठीक है। द कंपनी शैल सबमिट एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ अल्टरेशन टू एनसीएलटी। अब देखिए, आपने जनरल मीटिंग बुलाई, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किस बात का किया कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होने जा रही है, फिर आपने क्या किया, उसको आरओसी को सबमिट कर दिया। आरओसी को सबमिट करने के साथ ही साथ अब आरओसी वेट करेंगे कि भैया ऐसा है कि चूंकि आप पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमसे ऊपर एक अथॉरिटी बैठी हुई है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उनसे जाके परमिशन ले आओ। तो अब आप उनके पास चले गए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, उनके पास चले गए। अब क्या लिखा है, एनसीएलटी मे गिव ऑर्डर फॉर सच कन्वर्जन आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। यही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एनसीएलटी अब एक पब्लिक नोटिस जारी करेगा, हाँ भाई अब ये जो पब्लिक कंपनी थी ये प्राइवेट होने जा रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? कल तक ये कंपनी दुनिया के सामने थी, अब पर्दे के पीछे जा रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो भैया जिसको प्रॉब्लम है अपना दुखड़ा जाके रो ले एनसीएलटी के पास। अब यहां जो वर्ड में है ये एनसीएलटी को डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अगर एनसीएलटी ने कन्वर्जन के ऑर्डर को अप्रूव कर दिया तब तो आपकी पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होगी, और अगर एनसीएलटी ने रिफ्यूज कर दिया तो आप फिर बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आ गए। क्या आप पब्लिक कंपनी थे, आप पब्लिक कंपनी रहेंगे, नहीं मिली आपको परमिशन। हो सकता है किसी ने ऐसा ऑब्जेक्शन किया हो कि नहीं साहब हमारे हितों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, हमको नहीं होने देंगे, और एनसीएलटी ने उसके आर्गुमेंट को मान भी लिया हो। अगर एनसीएलटी ऑर्डर देता है चाहे अप्रूव करने का या रिफ्यूज करने का, तो वो ऑर्डर आपको मिलेगा और आपको इसको आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा, और आपकी डेट ऑफ कन्वर्जन क्या होगी, जो एनसीएलटी की डेट ऑफ अप्रूवल होगी, उसके ठीक पहले तक आपके ऊपर कंपनी लॉ के वो सारे प्रोविजन लागू होते रहेंगे जो पब्लिक कंपनियों पे लागू होते हैं। और सुन लीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ में इस काम को करने में 6, 7, 8 महीने भी लग सकते हैं। तो अगर आरओसी साहब को ऑर्डर मिल गया तो आरओसी साहब रजिस्टर्ड कर लेंगे, ठीक है भाई, कल तक आप पब्लिक थे, एनसीएलटी ने आपको ऑर्डर दे दिया कन्वर्ट होने का, अब आप प्राइवेट हो जाइए। जब प्राइवेट हो जाएंगे तो आपका जो ओरिजिनल आर्टिकल पब्लिक कंपनी वाला था वो अब रिप्लेस हो जाएगा और नया आर्टिकल आपके पास आ जाएगा प्राइवेट कंपनी वाला। जाहिर है नोटिंग के प्रोविजन वही है कि हर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आपको अमेंड करना पड़ेगा, अमेंड करके इशू करना पड़ेगा।
नहीं तो अगर पुराना वाला आपने मेमोरेंडम या आर्टिकल एक कॉपी भी इंट्रोड्यूस कर दी तो अभी अभी आपने देखा है पर कॉपी पेनल्टी कितनी है, 1000 रुपए। अब ये स्पेशल केसेस ऑफ अल्ट्रेशन पूरा हो गया स्पेशल केसेस ऑफ अल्ट्रेशन। अब इसके आगे चलते हैं, अब जनरल टॉपिक पे आते हैं, अल्ट्रेशन के बाद वाले टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब जरा इस पे आते हैं। देखिए वैसे तो डेफिनेशन के टाइम पे ही आपको बता दिया था कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा उसका बेसिक नेचर क्या है। इट क्रिएट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर एंड अमंग द मेंबर। आपको इंटर से वाला वर्ड याद होगा। तो इसका जो सेक्शन है वो क्या कहने की कोशिश करता है कि अगर आपने आर्टिकल को अमेंड किया तो हमने अभी भी देखा है अल्टर्ड आर्टिकल विल रिप्लेस द ओरिजिनल आर्टिकल। तो अब जब अल्टर्ड आर्टिकल आ गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वेयर द अल्टरेशन ऑफ AOA इज अप्रूव्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन and the ROC also registered the amended article, then it replaces the original article. And most important, it has the binding effect on the members and outsiders. समझना जरा इस बात को। आर्टिकल का अमेंडमेंट करने के लिए आपको 75% मेजॉरिटी चाहिए। मान लो आपके 100 मेंबर हैं, उसमें से 80 आए, 60 ने ही वैलिड वोट दिया, तो 60 का 75% कितना होगा, 45। अब 45 ने वोट दे करके वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया। आपने ROC साहब को दिखाया कि साहब 100 मेंबर थे, आए 80 ही, और जो वैलिड वोट पड़े वो 60 पड़े। उन 60 में से 45 ने इस रिजोल्यूशन का सपोर्ट किया है। ROC सेटिस्फाइड हो गए और उन्होंने आपके अल्ट्रेशन को रजिस्टर्ड कर दिया। अब इसका मतलब क्या होगा कि बाकी के जो भी बचे हुए मेंबर अभी के हैं और जो अब नए मेंबर बनेंगे उन दोनों के लिए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो कौन सा, यही अमेंडेड वाला आर्टिकल है उन दोनों के लिए। It shall have a binding effect on the members and the outsiders. It is assumed that the altered article are also signed by each member of the company. ये किस लिए है, ये assumption किस लिए है कंपनी लॉ में, क्योंकि कंपनी और मेंबर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है, इसलिए। अब अगली स्लाइड पे आते हैं, लीगल इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। Each member is bound to the company by memorandum and article. Vice versa, company is also bound to the members by memorandum and article. Members are bound to the members. मेंबर्स के बीच में जो रिश्ता होता है वो भी आर्टिकल और मेमोरेंडम गवर्न करते हैं। एंड कंपनी एंड द आउटसाइडर्स, डायरेक्टर्स आर आल्सो बाउंड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डायरेक्टर्स आर आल्सो बाउंड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब जरा इन चारों पॉइंट्स को आराम से समझिएगा। members bound to the company, company bound to the members, members bound to the members, company and the outsider, directors are bound by memorandum and article. अब जरा इसको समझिएगा। देखिए, कंपनी लॉ की स्कीम बहुत शानदार है। कंपनी लॉ का ये कहना है कि भाई देखो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, देयरफॉर वी हैव टू मेक आउट ए कंप्लीट रेगुलेशन, complete code of conduct for the affairs of the company. And basically company is an artificial person. Practically
company has to be governed by some human beings. These human beings are board of directors, these human beings are shareholders who become member of the company. And I told you earlier also that this body of board of directors are elected by the shareholders. So this body of board of directors is subject to the control and supervision of the shareholders. But ultimately, be it body of board of directors or be it body of shareholders, they are human beings. So जो human beings की कमियां हैं वो भी उनके अंदर हो सकती हैं. इसलिए कंपनी एक्ट को बड़ा डिटेल्ड कोड बनाना पड़ा कि भाई कंपनियां आखिर अपना काम करेंगी कैसे, किस काम के लिए कंपनी जिम्मेदार होगी, किस काम के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार होंगे. आपको पिछले चैप्टर की याद होगी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की, जहां ये कहा गया था इफ एन एक्ट इज डन बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देन दिस एक्ट शैल बी अल्ट्रा वायर्स टू द मेमोरेंडम and director shall be personally liable for it because for the company this will be void ab initio. कंपनी तो खुद कोई काम वास्तव में नहीं कर रही है ना. कंपनी का नाम लेकर के काम तो डायरेक्टर्स कर रहे हैं, कंपनी का नाम लेकर के काम तो शेयर होल्डर्स कर रहे हैं. तो भाई जिसने किया उसको जिम्मेदार ठहरा दो. इसलिए कंपनी का मेंबर बनने वाले को पहले ही बता दिया जाता है, लुक इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी you will have to be bound by the terms and condition of memorandum as well as article of association. Company is also bound to the members, क्योंकि कंपनी का मेंबर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका बेसिस क्या होता है, उसका बेसिस तो यही मेमोरेंडम और यही आर्टिकल होते हैं. तो कंपनी भी मेंबर से बाउंड है और मेंबर्स भी कंपनी से बाउंड है. साथ में जो तीसरा पॉइंट था मेंबर्स आर बाउंड टू द मेंबर्स, मैंने आपको इसको बताया था कि अगर किसी मेंबर को अपना शेयर ट्रांसफर करना है किसी दूसरे मेंबर्स को, तो ट्रांसफर तो वैसे अलाउड है, लेकिन आपको ट्रांसफर कंपनी के आर्टिकल में लिखी हुई शर्तों के अनुसार ही करना पड़ेगा. और वहीं आपको बताया था कि कंपनी अगर चाहे तो इस ट्रांसफर को रिफ्यूज भी कर सकती है. अब आप पूछेंगे कि शेयर मार्केट में तो रोजाना शेयर्स का ट्रांसफर, लाखों करोड़ों शेयर्स का ट्रांसफर होता है. मैं आपको बता दूं, सेबी की गाइडलाइन में है अगर आप किसी कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर एक्वायर कर रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी कंपनी को भी देनी होगी और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी देनी होगी. तो एक अकेले अगर आप 10% तक शेयर देते हैं किसी कंपनी के तो फ्रीली ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. 10% से ज्यादा जैसे ही हुआ, पैसा आप देने को तैयार हैं, कोई दूसरा आदमी आपको शेयर बेचने को तैयार है. मान लो आप किसी कंपनी के 20% शेयर लेना चाहते हैं, पैसा आप देने को तैयार हैं, वो आदमी आपको अपने 20% शेयर भी बेचना चाहता है, लेकिन आपको सेबी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, और कंपनी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा. कंपनी इजाजत देगी तभी ये 20% शेयर ट्रांसफर होंगे. 1-2% में तो कंपनी का कुछ बिगड़ता नहीं. तो जो शेयर मार्केट में रोजाना ट्रांसफर होते हैं ये कंपनी की कैपिटल का बड़ा थोड़ा सा परसेंट होता है. फिर कंपनी और आउटसाइडर के जो रिश्ते हैं वो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही गवर्न करते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो आप कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ लें. प्रैक्टिकल लाइफ में सुनिए, अगर आप एक कंपनी बना चुके हैं, बना रहे हैं, बना लिया है और आप कंपनी का बैंक अकाउंट खोलने जाएंगे तो बैंकर बाकी चीज़ों के साथ पहला डॉक्यूमेंट क्या मांगता है, आपका मेमोरेंडम और आपका आर्टिकल. मेमोरेंडम में वो क्या देखता है कि आपको बैंक अकाउंट खोलने की पावर है या नहीं है. आर्टिकल में वो क्या देखता है, बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की पावर किसको दी गई है या किसको दी जा रही है, या इनकी अनुपस्थिति में कौन बैंक अकाउंट ऑपरेट करेगा. क्योंकि कंपनी तो वही है, मेमोरेंडम और आर्टिकल, कंपनी का तो मतलब यही है. तो कंपनी की सारी पावर, सारे प्रोसीजर मेमोरेंडम और आर्टिकल से ही गवर्न होते हैं. और लास्ट पॉइंट है, डायरेक्टर्स आर बाउंड बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मुझे लगता है कि इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले भी बताया है कि अगर कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाकर के कोई काम करें तो क्या होगा, वो काम अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा
और अल्ट्रा वायर्स होकर के जिम्मेदार किसको बनाएगा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही वो जिम्मेदार बनाएगा। अब जरा सा इसके आगे चलते हैं कि अब हमें कौन सा प्रोविजन करना चाहिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है। हम लोगों ने बहुत सिंपल सा काम किया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का किस तरह से सिंपल अल्ट्रेशन होता है, जो सिंपल अल्ट्रेशन होता है उसका प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ा है सेक्शन 14 में। आपको जनरल मीटिंग बुलानी है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, और उसके बाद कंपनी का स्पेशल अल्ट्रेशन कैसे होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का स्पेशल अल्ट्रेशन कैसे होता है। तो स्पेशल अल्ट्रेशन के केसेस से पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कैसे बदलती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कैसे बदलती है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि कुछ और लिमिटेशन है। अगर आप पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? NCLT से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखते हैं प्रोविजन क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है क्या? इनका बड़ा सिंपल कहना है। क्या कहना है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ ए कंपनी बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन। Anybody can inspect these documents at the ROC site on payment of a nominal fee. Therefore, the law presumes that any person who wants to enter into a contract or transaction with a company should have the knowledge of the contents of the memorandum and article of association. बहुत सिंपल समझिएगा। There is a company. There is a third party. Let's suppose supplier. ये सप्लायर इनको कुछ सामान सप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कंपनी की तरफ से इस पे कौन साइन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करेंगे, कंपनी की कॉमन सील लगेगी। अब थर्ड पार्टी ने मान लिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन कर दिया, कंपनी की कॉमन सील लग गई, तो बस कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया। लेकिन ये डॉक्ट्रिन क्या कहने की कोशिश करती है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब अपने फायदेमंद के लिए जानकारियां लो। क्या कहती है? अब जरा सोचिए कि मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कंपनी कॉन टेक सप्लाईज। भाई जो ये सप्लायर जिस सामान की सप्लाई करना चाहता है, कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है वो सामान कंपनी खरीद ही नहीं सकती। मान लीजिए ऐसा लिखा है, एक कंपनी कपड़े बनाने वाली कंपनी है, उसके मेमोरेंडम में लिखा है कि हम कपड़े खरीदेंगे, कपड़े बनाएंगे, सिलाई मशीन खरीदेंगे, धागा खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे और कपड़े बना के बेचेंगे। कंपनी ने एक आदमी से कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया जी, हम जैसे आजकल मेडिकल इक्विपमेंट में है PPE किट, डॉक्टर्स के पहनने वाली जो ओवरऑल किट है, वो बनाने का सामान सप्लायर से खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कंपनी ने। अब मेमोरेंडम में तो लिखा है कि कंपनी इस तरह की सप्लाई ले नहीं सकती, ये तो प्लास्टिक है, ये तो पॉलीमर है, हम तो कपड़े खरीद सकते हैं, पॉलीमर तो खरीद नहीं सकते। अब सप्लायर ने सामान सप्लाई कर दिया, ठीक है साहब।
अब जब सप्लायर ने सामान सप्लाई कर दिया तो उसने कंपनी से कहा कि पेमेंट करो। सामान कंपनी के गोडाउन में पहुंच गया, फिर वो कंपनी से कह रहा है पेमेंट करो। तो जब पेमेंट करने को कहा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से क्या जवाब आया कि सर ये तो ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायर्स है, सर ये जो ट्रांजैक्शन है ये तो अल्ट्रा वायर्स है और कंपनी के खाते से इसका पेमेंट हो ही नहीं सकता, कंपनी के खाते से इसका पेमेंट हो ही नहीं सकता। अब क्या होगा, लीजिए सप्लायर फंस गया। सप्लायर ने कहा अरे तो पहले बताया ही नहीं था। कंपनी ने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के आधार पर तुमको पहले पढ़ के आना चाहिए था कि ये सामान कंपनी खरीद भी सकती कि नहीं। अब देखिए हुआ क्या, ये आदमी तो कोर्ट जाएगा ना, जाएगा ही जाएगा कि भाई कंपनी से मेरा पेमेंट करवाइए। कोर्ट भी क्या बोलेगा, कंपनी विल नॉट पे बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन इज अल्ट्रा वायर्स टू द मेमोरेंडम, सो कंपनी विल नॉट बी लायबल। हु विल बी लायबल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फॉर कंपनी दिस ट्रांजैक्शन इज वाइड ऑफ इनिशियो, इसका पेमेंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर मुकदमा करके पेमेंट ले लो। बताइए सप्लायर क्या कर रहा है, यार पहले ही डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ने इसका मेमोरेंडम पढ़ लिया होता तो काम चल गया होता। अगर पहले ही डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ने ये मेमोरेंडम पढ़ लिया होता तो काम चल गया होता है। पता नहीं आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। मैं जरा इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, जरा सा समझिएगा, दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए। एक बी और एक जी। अब आप पूछेंगे बी और जी क्या है, तो अरे भाई बी का मतलब है बॉय और जी का मतलब है गर्ल। बी का मतलब है बॉय और जी का मतलब है गर्ल। तो क्या हुआ कि ये दोनों आपस में मिले किसी कॉलेज में, मिले और मतलब हो गया, समझो हो ही गया। अब हो गया तो क्या होगा, अब बात थोड़ी आगे बढ़ने लगी। जब बात आगे बढ़ने लगी तो बढ़ते 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 शादी पे आई। अब बॉय ने अपने दोस्तों से पूछा कि यार वो कह रही शादी करने को, शादी कर दूं। इसके दोस्तों ने कहा भाई मत कर, बहुत पछताएगा, बहुत ज्यादा पछताएगा। अच्छा, गर्ल ने भी अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया कि भाई वो लड़का कैसा है। उन्होंने कहा एक नंबर का लुच्चा लफंगा, ऐसी की तैसी, तो किसी से कर ले, उससे तो मत करियो। लो बात आई फैमिली पे, फैमिली वालों ने मना किया, नहीं मत करो। लेकिन कहते प्यार तो अंधा होता, जब प्यार अंधा होता है तो बॉय प्लस गर्ल मिल गए, आपस में विवाह हो गया है, विवाह हो गया। महीने दो महीने में हकीकत सामने आने लगी, जिंदगी की सच्चाई है। ये कुछ कमाता धमाता नहीं था और ये मैडम खाना बनाए तो नमक ना हो, चाय बनाए तो चीनी ना हो, रोटी बनाए तो वो गोल ना हो। कमाल कमाल हो गया। अब ये गर्ल अपने दोस्तों के पास पहुंची। अब ये बॉय अपने दोस्तों के पास पहुंचा कि यार बड़ी गड़बड़ हो गई यार, ऐसा तो कैसे होगा यार, ऐसे तो कैसे चलेगा यार, ये क्या होगा यार, वो क्या होगा यार। तो यार लोग क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे यार लोग, तेरे को पहले बोला था, पहले बोला था कि नहीं बोला था कि उसका पता लगा ले जो था, कभी उससे घर में खाना बनवा के देख ले। नहीं, तू तो बस अंधा ही था कि यार उसके कपड़े और उसकी हेयर स्टाइल और उसकी आंखें और उसके बाल, क्या क्या क्या। अब जा मत, क्या मत, अब जा मत। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी यही कहती है कि तेरे को पहले बोला था ना, और उसी के ऑफिस में जा। 50 रुपए की फीस लगती है, ऑफिस में भी जाने की जरूरत नहीं, आज तो वेबसाइट पे ही सब कुछ अवेलेबल है। 50 रुपए की फीस लगती है, किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम, किसी भी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पूरी जन्म कुंडली खुल जाती है साहब। और यहां तो जन्म कुंडली देखने की कोई बात ही नहीं, बस तेरी झील सी आंखें और एक ऊंचा लंबा कद, उसी में फंस गए भाई साहब। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहती है, करे थोड़ा रुको, देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो, नहीं तो फंस जाओगे ना। तो हमसे मत कहना, फंस गए ना बेटा, हमसे मत कहना। नाउ विल कम टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। दरवाजे के अंदर का मैनेजमेंट क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं अभी तक हम कितनी डॉक्ट्रिन कर चुके हैं। पहली हमने डॉक्ट्रिन की थी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरी डॉक्ट्रिन की डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बील, तीसरी डॉक्ट्रिन हमने की डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स जो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जा रहा है, चौथी डॉक्ट्रिन हमने की अभी की डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, पांचवी डॉक्ट्रिन हम करने जा रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसको शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के सिक्के का दूसरा पहलू है। अगर एक सिक्का है तो उसके एक तरफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है और दूसरी तरफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। बहुत गहरी डॉक्ट्रिन है ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो सिंपल है कि व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, प्लीज हैव द पेन टू रीड एट लीस्ट वंस its article of association and memorandum of association, so that you can know what are the powers of the company through memorandum of association and what are the procedure to achieve those powers through article of association. However, this doctrine of indoor management is a protective doctrine. Doctrine of constructive notice तो कहती थी देखो पढ़ो फिर काम करो। सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने अब ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी ने मेमोरेंडम को पढ़ लिया, आर्टिकल को पढ़ लिया, उसके बाद कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो जिम्मेदार कौन है? फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो जिम्मेदार कौन है? अब इसका सवाल बड़ा खड़ा होता है कि मुझे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, मुझे एक्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ लिया और फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब सवाल ये है कि आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू एंटर इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट वेयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेज 3 डायरेक्टर शुड साइन, 3 डायरेक्टर का सिग्नेचर होगा। मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे 3 डायरेक्टर का साइन है, साइन है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट भेजा कि इसको अपने 3 डायरेक्टर से साइन करा के दे दीजिए, और इसमें से जो 2 साइन है वो फर्जी है, अब बताइए मैं क्या करूंगा? एज ए थर्ड पर्सन, एज एन आउटसाइडर, जब मेरे पास वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा उस पर 3 सिग्नेचर रहेंगे तो मैं तो यही मानूंगा ना कि हाँ तीनों डायरेक्टर ने साइन कर दिया। क्या मेरे पास उनके सिग्नेचर का सैंपल भी होना चाहिए? अगर वो कंपनी उसके बावजूद गलती कर रही है तो क्या फिर भी मैं इसको मतलब मुझे ही दोषी माना जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? और फिर जब तुम जाओ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में कोर्ट से मुकदमा लड़ो डायरेक्टर्स के खिलाफ,
बताइए मेरी क्या गलती है? मैंने तो पढ़ा, आपने उसमें यही लिखा था कि भैया 3 लोग साइन करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भेज दो, या मैंने कहा अच्छा आमने सामने आ जाओ, तीनों से मैं बिठा के साइन करवाऊंगा। अब कहानी क्या हो गई? उस लड़के जैसी कहानी हो गई जो इम्तिहान में फेल हो गया था और प्रिंसिपल ने उससे कहा कि अपने पिताजी को बुला के लाओ, तो लड़का परेशान हो गया कि यार जिस आदमी को मैं पिछली बार पिताजी के नाम पे बुला के लाया था वो तो अभी बाहर घूमने गया हुआ है, अब मैं किस नए बंदे को बुला के लाऊं पिताजी के नाम पे। प्रॉब्लम ये हो गई। तो जब आप स्कूल में किसी को भी अपना फादर बना के ले गए तो प्रिंसिपल ने मान लिया ना कि हाँ यही आपके फादर है। वही कहानी यहां पे हो गई कि आपने वहां पे 3 लोगों को बिठाया, लेकिन 3 में से 2 फर्जी लोगों को बिठा दिया, बोला यही हमारे डायरेक्टर है, इनका यही नाम है। अब मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं? आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स का नाम पता कर सकता हूं आरओसी की साइट पे जाके, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, और वहां लाके बिठा दिया यही मिस्टर एक्स है यही मिस्टर वाई है। तो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट उठा दैट लुक अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहीं पे इसका क्रक्स है। Under doctrine of constructive notice, what I am supposed to do? I am supposed to go through memorandum of association, article of association, read it, understand it. However, if after following this doctrine of constructive notice, my contract is breached by that company, by those directors, then who will be liable? Should I, as an outsider, when I am reading memorandum, when I am reading article, when I am following the provisions of memorandum and article of that company, whether the board of director of that company should also not follow their own memorandum and article? अरे सब कुछ मुझे ही करना है तो फिर वहां उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? क्या उनको अपनी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल को फॉलो नहीं करना चाहिए? तो बेसिक क्वेश्चन क्या था, अगर मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को फॉलो किया तो कंपनी लॉ मुझे क्या प्रोटेक्शन दे रहा है? वही प्रोटेक्शन यहां पे मिल रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इनोड मैनेजमेंट में। तो समझिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज लाइक ए वार्निंग। इफ यू फॉलोड दैट वार्निंग, देन under doctrine of indoor management you will be protected under doctrine of indoor management। अब कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी इसी बात को जरा सा देखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट is based on an assumption that although memorandum and article are public document, any outsider who is bona fide and genuinely entering into a contract with a company can assume that the officials and directors of that company are following and obeying the articles of their own company। ये मैंने बताया कि भाई सुनो, देखो 2 लोगों का शादी विवाह हो रहा है तो मैं अपने घर की रस्म रिवाज फॉलो करूं और आप कम से कम अपने घर का रस्म रिवाज तो फॉलो करो। दोनों एक दूसरे की रस्म रिवाज को जानते तो हैं, लेकिन फॉलो तो आपने ही करना है ना भाई, और फॉलो मुझे करना है। तो मैंने अपना फॉलो कर लिया, अब आप भी तो अपना फॉलो करो। तो बेसिक एजम्पशन क्या है कि हाँ, थर्ड पार्टी ये मानने का अधिकार रखती है कि अगर उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल को फॉलो कर लिया तो कम से कम आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने आर्टिकल को तो फॉलो कर ही रहे होंगे। यही इसका क्रक्स है। यही इसका क्रक्स है। अब समझिए कि कैसे ये डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश हुई और क्या इसके एक्सेप्शन हैं।
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसका केस था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तरक्वांड, रॉयल ब्रिटिश बैंक लिमिटेड वर्सेस तरक्वांड। अब देखिए हुआ क्या। इस केस के फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बड़े मजेदार हैं, और ये केस आज भी इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का स्कोप वास्तव में कहाँ तक है और कहाँ से डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट शुरू होती है। ओके, सो देयर वाज दिस रॉयल ब्रिटिश बैंक। It had a memorandum of association which says company can issue bond. बॉन्ड क्या होते हैं? लोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिबेंचर की तरह। आप उस कागज को इशू करके लोगों से उधार मांगते हैं, इस पे इंटरेस्ट रेट पक्का होता है 10% का इंटरेस्ट रेट, और 5 साल के लिए आप इशू कर दीजिए। ये पावर मान लो मेमोरेंडम में दी हुई थी, और मान लो क्या यही मामला ही हुआ था कि कंपनी के मेमोरेंडम में बॉन्ड इशू करने की पावर थी। ये 10% और 5 ईयर मैंने अपने मन से लिखा है, लेकिन जो फैक्ट कंपनी के थे वो यही थे, बॉन्ड इशू करने की पावर थी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने क्या लिखा था? Before issue of bond, call general meeting of shareholder and pass resolution। देखिए आर्टिकल की रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल थी कि अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बॉन्ड इशू करना चाहते हैं तो एक काम करिए, लोन लेना चाहते हैं ना, कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बुला लीजिए, उसमें उनको बता दीजिए कि भाई देखिए हम लोग बॉन्ड इशू करने जा रहे हैं, और जब हम बॉन्ड इशू करते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं तो जो भी आपका प्रॉफिट आएगा या इवन कंपनी को लॉस भी होगा तो हमें ये ब्याज तो देना ही पड़ेगा। ये कंपनी के शेयर होल्डर से परमिशन लीजिए और उसके बाद बॉन्ड इशू करिए। इस रॉयल ब्रिटिश बैंक ने किया क्या? दे इश्यूड बॉन्ड विदाउट जनरल मीटिंग अप्रूवल। ठीक है, विदाउट जनरल मीटिंग अप्रूवल। तुर्कवान यही पिक्चर में आया। यही पिक्चर में आया। तुर्कान गॉट द बॉन्ड, उसने बॉन्ड दे लिया। ठीक है, बॉन्ड ले लिया, कंपनी ने इशू किया, तुर्कवान ने बॉन्ड ले लिया। अब तुर्कवान इस कंपनी का शेयर होल्डर तो था नहीं कि वो ये देखे कि यार मीटिंग बुलाई गई कि नहीं बुलाई गई। उसने तो बस आर्टिकल पढ़ लिया, उसने ये ज्यूम कर दिया कि हाँ इन्होंने तो बुलाई ही होगी, शेयर होल्डर ने अप्रूवल किया ही होगा। जब ले दिया तो इंटरेस्ट का वेट करने लगा, इंटरेस्ट नहीं आया। चलो सोचा पहली बार हो सकता है इंटरेस्ट नहीं आया हो, दूसरी बार आ जाएगा। जब दूसरी बार भी नहीं आया तो इसने कंपनी के ऊपर केस कर दिया। तब बना रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान का केस। अब ये जो केस बना, ये क्या बना? जो केस बना बड़ा सिंपल बना। तुर्कवान का ये कहना था, हुजूर मुझसे क्या उम्मीद की जाती है कि मैं मेमोरेंडम पढ़ूं। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि इनको बॉन्ड इशू करने की पावर है,
मुझसे क्या उम्मीद की जाती है कि मैं आर्टिकल पढ़ूं? मैंने पढ़ा, उसमें क्या लिखा था कि बिफोर इश्यू ऑफ बॉन्ड दे विल कॉल ए मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड गेट देयर अप्रूवल। तो आप ये बताइए, अब क्या मैं इनकी कंपनी में जाके देखूं कि उन्होंने मीटिंग बुलाई कि नहीं बुलाई, अप्रूवल दिया कि नहीं लिया? मैं तो इस कंपनी के पास तब आया जब इन्होंने बॉन्ड इश्यू किया। मैंने तब इनका मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें लिखा था बॉन्ड इश्यू करने की पावर है, वेल एंड गुड। उसमें लिखा था कि शेयर होल्डर की मीटिंग में अप्रूवल होगा। तो मैं ये क्यों ना मानूं कि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं उन्होंने ये फॉलो किया होगा? मैं क्यों ना मानूं? मतलब क्या कि एज एन आउटसाइडर मेरा स्कोप क्या है? क्या मैं कंपनी में जाके फाइल चेक करूं? क्या मैं कंपनी में जाके उनकी रोज की गतिविधियां चेक करूं? मेरा स्कोप क्या है हुजूर, ये बता देंगे। मेरा स्कोप क्या है ये बता देंगे। डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए, डायरेक्टर्स ने कहा कि सर ऐसा है कि वो ऐसा है कि वो जनरल मीटिंग तो नहीं हुई थी, तो ऐसा है कि इस बॉन्ड के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, कंपनी जिम्मेदार नहीं है। कौन ने कहा इधर आओ, इधर आओ, तुम डायरेक्टर हो? बोला हाँ जी साहब। बोला ये बताओ, एज ए डायरेक्टर आर यू बाउंड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और नॉट? बोला यस सर। तो कोर्ट ने बोला बेटा फॉलो क्यों नहीं किया? कोर्ट ने बोला बेटा फॉलो क्यों नहीं किया? गलती हो गई साहब। जैसे ही गलती होने का उसने कबूलनामा किया, कोर्ट ने कहा भाई साहब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यही है कि आप अपने घर को तो अपने नियमों के मुताबिक चला ही रहे हैं। ये एज्यूम करने का अधिकार किसी को भी है, किसी को भी है ये एज्यूम करने का अधिकार कि आप अपने घर को तो अपने घर के नियमों के अनुसार चला ही रहे हैं। ये तो मैं मान ही सकता हूं। कोई बहू जब जाके ससुराल में ठीक काम नहीं करती है तो सास क्या बोलती है? अरे तुम्हारे घर वालों ने तुमको यही सिखाया है क्या? यही सिखा के भेजा है? हमने तो सोचा था तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया खानदान है, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारे घर का खानदान ये वो कुछ नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। क्या कह रही वो सास कि हमने तो ये एज्यूम किया था ना, हाँ भाई तुम्हारा घर बहुत अच्छा होगा, बड़े नियम से चल रहा होगा, और यहाँ ये दिखाई दे रहा है, तो तुम अपना घर तो अपने नियम से चलाओ। यही बोला डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ने कि भैया तुम अपना घर अपने हिसाब से चलाओ। अपने हिसाब से चलाने का मतलब क्या है? कंपनी लॉ ने जो प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से चलाओ, अपने मेमोरेंडम के हिसाब से चलाओ, अपने आर्टिकल के हिसाब से चलाओ। तो आपने ये देखा कि अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का यूज करते हैं, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का यूज करते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको प्रोटेक्शन देने को तैयार है। ठीक है, क्योंकि ये एक एजम्पशन पे बेस्ड है डॉक्ट्रिन। अब जाहिर है कि इसके आगे चलना पड़ेगा, और यही आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। अब हम किस तरफ आने वाले हैं? एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मतलब ये एक्सेप्शन आपको क्या बताएंगे कि किस केस में आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कब नहीं मिलेगा? तो पहला देखिए, the outsider have the knowledge of irregularity। आउटसाइडर को पता था कि क्या गड़बड़ी हो रही है। सेकंड, नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल। सेकंड, नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल।
थर्ड फोर्जरी, जो कि अभी मैं बता रहा था। फोर्थ नेग्लिजेंस, एंड फिफ्थ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्री कंडीशन। सो ये 5 केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर्ड मैनेजमेंट आपका प्रोटेक्शन नहीं कर सकती। अब इसको जरा सा डिटेल में देखते हैं। इसके केस लॉज है कुछ। द आउटसाइडर हैज नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। केस लॉ इज होवार्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी एंड कंपनी। होवार्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी एंड कंपनी। अब जरा इस डिटेल को देखेंगे। 10 मिनट। मिस्टर होवार्ड वाज एक डायरेक्टर इन पीआईसी। ये डायरेक्टर थे, ठीक है। होवार्ड ने अपनी ही कंपनी को लोन दिया। इज दैट राइट? जी राइट। और मिस्टर होवार्ड जो इस कंपनी के डायरेक्टर थे, वाह 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 वाह, इसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ था कंपनी कैन टेक लोन। तो अब आप पूछेंगे क्या गड़बड़ी हो गई भाई? ठीक तो किया। अप टू 1000 पाउंड। इंग्लैंड का केस है, 1000 पाउंड तक का लोन ये कंपनी ले सकती है। यहीं पे केस था। और होवार्ड को एक दिन घर पे बुलाया। इस कंपनी के बाकी लोगों ने बड़ी तारीफ की। होवार्ड तुसी ये हो, होवार्ड तुसी नहीं अंग्रेजी में बोला, तुसी नहीं बोला। होवार्ड यू आर ग्रेट एंड यू आर दिस एंड यू आर दैट, यू आर ए हल्क, यू आर ए दिस, यू आर लाइक ए हॉलीवुड स्टार। होवार्ड एकदम खुश है, ऐसा खुश हो गया। उसने बोला बच्चा लोग क्या वर मांगते हो? तो उन्होंने कहा ऐसा है, हमें लोन चाहिए कितने का? 3000 पाउंड्स का। होवार्ड ने कहा बस इतनी सी बात है, ये पकड़ो, ये पकड़ो। क्या गजब का मामला था। जरा सी तारीफ हुई, वो भाई ने 3000 पाउंड का लोन दे दिया। कंपनी ने लोन ले लिया। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में ये रकम आ गई 3,00,000 पाउंड की। कंपनी ने इस पैसे का इस्तेमाल किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, कंपनी ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद से जब लौटाने की बारी आई, तो इस कंपनी ने कहा तुम कौन? कैसा लोन? ले लो। कंपनी ने पूछा आप हमारे हैं कौन? कैसा लोन भैया, कब दिया था, क्या था? उसने कहा अरे यार 3,000 पाउंड तुम्हारी कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं और तुम बोल रहे कैसा लोन, कहां का लोन? उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, हमारे मेमोरेंडम में लिखा है 1,000 पाउंड से ज्यादा का लोन तो हम ले ही नहीं सकते और आप 3,000 पाउंड की बात कर रहे हैं, कमाल है। केस गया कोर्ट में, होवार्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी एंड कंपनी। होवार्ड ने कहा हुजूर तो भाई हो मालिक, दिन दहाड़े आंखों में धूल झोंकी जा रही है, बताओ इन्होंने मुझसे 3,000 पाउंड का लोन लिया, इनकी कंपनी के बैंक अकाउंट में दिख भी रहा है कि 3,000 पाउंड का लोन लिया हुआ है। उसके बाद कह रहे कैसा लोन, कहां का लोन, कैसे होगा ये, क्या दुनिया है ये? कोर्ट ने होवार्ड को कहा इधर आओ, इधर आओ, खड़े हो जाओ यहां।
इसके मेमोरेंडम में लिखा है 1000 पाउंड का लोन ले सकती कंपनी। बोला हाँ। तुमने कितने का दिया? बोला सर 3000 पाउंड का। क्यों? और सर वो क्या है ना सर कि इन लोगों ने मांगा, मैंने दे दिया। उन्होंने कहा हाँ, यू आर डायरेक्टर, यू आर ऑल्सो डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर यू आर बाउंड टू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मैंने कहा हाँ सर ये बात तो है। तो फिर एट द टाइम ऑफ गिविंग दिस लोन यू हैड दिस नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। तुम्हें पता था तुम गलत काम कर रहे हो? नहीं सर मैंने तो सोचा ही नहीं था। हाँ सोचा इसलिए नहीं था क्योंकि तुम टल्ली थे, ये कहो। सोचा इसलिए नहीं था, सोचना चाहिए था। इसलिए अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तुमको प्रोटेक्शन नहीं देगी। रिकवरी कितने की कर सकते हो तुम? मैक्सिमम 1000 पाउंड की। 2000 पाउंड भूल जाओ, अल्ट्रा वायर्स है, डायरेक्टर्स के खिलाफ केस करो, उनसे लो, कंपनी से नहीं लोगे। आप ध्यान दीजिए, इस केस में कंपनी ने 3000 पाउंड का इस्तेमाल किया था, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में वो ट्रांजैक्शन कंपनी के लिए वायड अब इनिशियो हो गया। आप कहेंगे जी कंपनी ने इस्तेमाल कर लिया, बिल्कुल कर लिया। उस कंपनी के जो बाकी डायरेक्टर है उसके खाते 3000 निकाले और दे दे इनको, लेकिन डायरेक्टर देंगे, कंपनी नहीं देगी। इज दैट राइट और नॉट? अब आप दूसरे पे आइए। दूसरे एक्सेप्शन पे आइए। कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट फिर कब आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी? When you do not have any knowledge of the article। बात सही है। जब आपने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का यूज करके आर्टिकल को नहीं पढ़ा, फिर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गई, तो अब आप जाके वहां ये नहीं कह सकते हुजूर दुहाई हो लूट लिया सरे बाजार। ना 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 ना, आपको मना किया था ना, आर्टिकल पढ़ के जाना, बिना पढ़े आग में कूद गए। अब जाओ, अब भाड़ में जाओ। क्या लिखा है? दिस एक्सेप्शन इज बेस्ड ऑन द रूल दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ए पर्सन who wants to enter into a contract or transaction with a company should at least see and read the memorandum and article। आपने पढ़ा नहीं, आप जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं पढ़ा? मना किया था किसी ने पढ़ने से। अब अगले पे आते हैं जिसका नाम है फोर्जरी। देखिए, फोर्जरी के बारे में कोई केस लॉ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फोर्जरी किसी भी कानून में वायड है। इट कैन नॉट बी अलाउड बाय लॉ। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में फोर्जरी हुई है, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में फोर्जरी हुई है, तो कंपनी लॉ कहता है कि भाई ऐसा है, इसमें आप आईपीसी में जाके निपटिए, इंडियन पिनल कोड में जाके निपटिए। ये कंपनी एक्ट का मामला नहीं है, आपके साथ धोखेबाजी की गई है, फोर्जरी की गई है। तो आप कंपनी लॉ में क्यों आ रहे हो? आप सीधा इंडियन पिनल कोड में जाओ ना। देन फोर्थ पॉइंट इज नेग्लिजेंस। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट रिक्वायर दैट ए पर्सन शुड ऑब्जर्व necessary prudence before any transaction with a company, but if a person acts negligently, carelessly and in a reckless manner,
then he cannot take the help of doctrine. देखिए सिंपल सी बात है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपकी तभी मदद करेगी जब आपने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में मेमोरेंडम को पढ़ लिया है, आर्टिकल को पढ़ लिया है। अदरवाइज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपकी हेल्प नहीं करेगा। और इसका 5वां एक्सेप्शन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तब भी आपकी हेल्प नहीं करेगा जब वो काम करने के लिए किसी प्रायर कंडीशन की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आप कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, कंपनी की ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, और कंपनी की ज़मीन को खरीदने के लिए मान लीजिए कंडीशन है कि उस ज़मीन के लिए सरकार के परमिशन की ज़रूरत है। मान लीजिए कोई लैंड है जो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए है, अब आप उसको इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए खरीदना चाहते हैं, तो सिंपल सा लॉ है कि आप गवर्नमेंट के पास जा करके उस रेजिडेंशियल लैंड का कमर्शियल लैंड में यूज चेंज कराइए। ये कराए बिना आपने ज़मीन खरीदी और फिर फैक्ट्री बनाने लगे, सरकार आके आपको रोक देगी। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि एक प्री कंडीशन थी जिसको आपने फॉलो नहीं किया। अब आप कहें जी जिस कंपनी ने मुझे बेचा था उसके तो मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा था उनको ज़मीन बेचने का हक है। उन्होंने कहा सब ये कंपनी लॉ से गवर्न ही नहीं हो रहा। तो देखिए फ्रॉड, नेग्लिजेंस और प्री कंडीशन, इन तीनों में कंपनी लॉ की गवर्नेंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी इंपॉर्टेंट दूसरे कानूनों की होती है जो पीनल लॉज सरकार ने बना रखे हैं उनकी होती है। तो यहाँ आकर के हम लोगों ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का चैप्टर आज कंप्लीट किया। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद का चैप्टर मैं करूँगा मेंबरशिप इन ए कंपनी। मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।